सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो सेंटर मास है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एक्सियम इक्वल टू यूसी इंटू टी। और ऐसे केस में अगर यूसी 0 है तो इसका मतलब सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। ठीक है भाई, तो वहां पे हमने इसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, पिछले क्लासेस में। ओके, कंटिन्यू करें। आज हम लोग ना दो चीजें डिस्कस करेंगे मेनली, ठीक है, इम्पल्स और कोलिजन। या पहले, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ केस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑन एनर्जी के कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई, ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशंस ऑफ, लिख लो। सो वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। ठीक है भाई, सो टुडे वी आर गोइंग टू विजुअलाइज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑन एनर्जी, एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ ये बताओ कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है तो वो इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल? इंटरनल। हाँ, इंटरनल। जैसे मान लो ये M2 है और इसके साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है भाई, और यहां से कोई ब्लॉक आ रहा है, मान लो M1 है, कोई वेलोसिटी है इसकी U है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है, तो क्या होगा इसमें? जब ये कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, इंटरनल की एक्सटर्नल? इंटरनल होगा। यस सर। तो क्या इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकता हूँ? यस सर। तो अगर फोर्सेस इंटरनल होंगे तो मोमेंटम कंजर्व आप करा पाएंगे, राइट? यस सर। ठीक है, इसके अलावा एक और बात है इंपॉर्टेंट कि ओके, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कि स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब हम एनर्जी भी कंजर्व करा पाएंगे। यस सर। हाँ, तो टू ब्लॉक सिस्टम विथ स्प्रिंग में हम लोग मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व करा लेते हैं। लिख लो, इन केसेस ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम विथ स्प्रिंग वी कैन कंजर्व बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी, राइट? In case of two block system with spring, we can conserve both momentum and energy, right? Yes sir. ठीक है, तो अभी चलो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मान लो ये M1 जो है ना वो M है, कितना है, और M2 जो है ना वो 2M दिया हुआ, कितना है? ठीक है, M2 is initially at rest, ठीक है, and M1 is moving with velocity u, ठीक है, राइट? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन इज what can be the maximum possible potential energy in the spring during its compression? What is the maximum potential energy of the spring during its compression? ये टाइम जीरो का डायग्राम है। क्वेश्चन है what is the maximum compression, what is the maximum potential energy of the spring during its compression? सर सरफेस फ्रिक्शन लेस होगा ना? कोई फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शन अगर होता ना तो कंजर्वेशन में एनर्जी हम नहीं लगा पाते। क्यों? फ्रिक्शन डिसिपेटिव फोर्स होता है, यानी एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है ना फ्रिक्शन। हाँ, अभी मेराज ने ज्वाइन किया, एक बार मैं मेराज को बताया। तो मेराज, आज हम लोग ना टू ब्लॉक सिस्टम विथ स्प्रिंग कर रहे हैं, ठीक है भाई? ओके सर, सर थोड़ा लेट हो गया, सॉरी सर। कोई दिक्कत नहीं, तो अभी शुरू ही किया है। अभी हम लोग ना टू ब्लॉक सिस्टम विथ स्प्रिंग में हम लोग स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो कैसा फोर्स है बताओ, इंटरनल की एक्सटर्नल? सर एक्सटर्नल है। नहीं, सर इस सिस्टम की इंटरनल है सर। जितना फोर्स इधर लेफ्ट लगाएगा उतना ही राइट लगाएगा, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया ना, Yes, sir. इंटरनल हो गया। स्प्रिंग अगर बाहर में किसी से अटैच नहीं हो, तीसरी बॉडी से, इंटरनल हो जाता है हमेशा, ठीक है? यानी आप मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, उसके अलावा एक और बात इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम कंजर्वेशन के अलावा चूंकि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो हम लोग एनर्जी भी कंजर्व करा सकते हैं। यानी
टू ब्लॉक सिस्टम विद स्प्रिंग में हम लोग बोथ मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये फंडा है, इसको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन मैंने दिया है। m1 की वैल्यू m दी गई है, m2 की वैल्यू 2m दी गई है, m1 की इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है और m2 की कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब टाइम जीरो का ये डायग्राम है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग इट्स कंप्रेशन, बताइए। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ड्यूरिंग इट्स कंप्रेशन, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से बताइए। ठीक है भाई, 4/9 मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। आई नो हियर, यहाँ पे अगर मैं कहूँ व्हाट इज यूसी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या कहेंगे आप लोग? u/3 कहेंगे क्या? Yes, sir. तो वो क्लियर है कैसे? m1u Momentum conservation. प्लस m2 into 0 बाई नेट मास, ठीक है, यानी mu प्लस 2m into 0 बाई 3m, तो ये आ गया, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अब दूसरा पार्ट यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसको जनरल की तरह यूज करना। जब भी स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा या मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होगा तो जॉइंट ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? Same. सेम, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होंगे और Yes, sir. वेलोसिटी विल बी सेम। लिख लो इसको, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन, दोनों कंडीशन में अलग अलग, ठीक है भाई, लिख लो इस बात को। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन, at the point of maximum extension or maximum compression, relative velocity of the blocks is zero. That means ground frame velocities are same and equal to velocity of center of mass. ठीक है? Sir, relative velocity के बाद एक मिनट, आवाज आ रही किस कौन से मोबाइल से? हाँ ठीक है, ठीक। At the point of maximum compression or maximum extension, relative velocity of the blocks is same. Sorry, relative velocity of the blocks is zero. That means ground frame velocities are same. At the point of maximum compression or maximum extension, relative velocity is zero. That means ground frame velocities are same. Clear है भाई? yes, sir. ठीक है, and equal to velocity of center of mass. यानी एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन मैं कहूंगा व्हाट इज v1, व्हाट इज v2, तो आप क्या बोलेंगे? u/3. u/3। सर हाँ सर ये क्लियर नहीं है हम। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ तुमको। देखो ये बताओ, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? यस सर। है कि नहीं है? सर होगा। कैसे होगा? यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। सर सिस्टम दोनों पार्टिकल्स को कंस्टिट्यूट कर रहा है, हाँ, दोनों पार्टी तो मिला सर इंटरनल हुआ। इंटरनल हो गया, तो इसका मतलब सिस्टम का मोमेंटम चेंज करेगा? नहीं सर, कंजर्व होगा। यानी सेंटर मास की वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं सर। नहीं होगी। तो बताओ शुरू में सेंटर मास की क्या वेलोसिटी है? यू कैसे होगी? अरे m1 की वेलोसिटी u है, m2 तो रेस्ट पे है ना भाई। अच्छा हाँ यस सर। तो m1u प्लस m2 into 0 बाय नेट मास कितना आया? u/3। हाँ, और ये चेंज ही नहीं होगा, यानी फाइनली भी यही होगी वेलोसिटी। क्लियर है? यस सर। हाँ, दूसरी बात अभी मैंने बताई कि जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन होता है या मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है, क्या होता है? दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है और सेंटर मास की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। यानी एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन यू कैन से v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू व्हाट? बताइए, इसे क्लियर है? सर आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया उसकी स्पीड निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास? कुछ नहीं, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ना, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यस सर। दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, और किसके बराबर हो जाएगी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के। और सेंटर मास की वेलोसिटी कितनी है? u/3। हाँ, तो ये बात देखो, यानी जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाती है, तो u/3 के बराबर हो गई। यस सर। अच्छा,
तुम जानते हो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हैं तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा के होता है ना। यस सर। माइनस डेल्टा के का मतलब क्या हुआ, के आई माइनस के एफ, यही हुआ ना भाई। यस सर। तो अब आप बताओ क्या मैक्सिमम उस समय का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा तभी ना भाई। यस सर। हाँ तो बताओ क्या आएगा डेल्टा यू तुम्हारा, शुरू में तो जीरो था, के आई माइनस के एफ कर दो, के आई कितना है, के आई है तुम्हारा हाफ एम यू स्क्वायर, राइट, यानी एम यू स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, हाफ माइनस, और फाइनली में तुम लिख सकते हो हाफ इंटू 3m इंटू यू बाई 3 का स्क्वायर, यानी 1/6 आ जाएगा ये। तो मेरा आंसर आ गया ये 1/2 माइनस 1/6, यानी ये आंसर आ गया एम यू स्क्वायर इंटू 3 माइनस 1 2/6, एम यू स्क्वायर बाई 3 आ गया मेरे हिसाब से। सर हम्म फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपने क्या दिया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी तो बराबर ही है ना, यस सर। तो हाफ इंटू नेट मास इंटू यू बाई 3 का स्क्वायर, ओके सर। नहीं तो हाफ इंटू 3m इंटू यू बाई 3 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6 एम यू स्क्वायर आएगा ना, वन, क्यों भाई, सर और इनिशियली तो हाफ एम यू स्क्वायर था, यस सर। तो 1/2 माइनस 1/6 सॉल्व कर लिया तो ये आ गया एम यू स्क्वायर बाई 3, ठीक है। यस सर। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्या आंसर हो गया, mu स्क्वायर बाय 3। हाँ अब इसमें पार्ट बी लिख लो, इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, हाँ सर एक और चीज पूछनी थी बोलो, सर ये वाला जो मैक्सिमम कंप्रेशन पे इतनी होगी वेलोसिटी इक्वल, ये प्रूफ क्या होगा इसका? इसका प्रूफ ये है कि मान लो हम m2 से m1 को देख रहे हैं, ठीक है, यस सर। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जितना कंप्रेस होना था हो गया, यस सर। मतलब वो नियरेस्ट डिस्टेंस है। हाँ सर। इसके बाद अगर वो नियरेस्ट डिस्टेंस है तो इसका मतलब m2 से m1 को देखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या नजर आएगा, जीरो। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है दोनों के पास। हाँ बस वही। अब अगर अभी भी कोई वेलोसिटी होती अगर तो और नजदीक आ जाता तो मैक्सिमम कंप्रेशन कुछ और हो जाता ना, ये तो नहीं होता। यस सर। यानी तुम सोचो ना कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है, जब वो मैक्सिमम नजदीक आ जाएगा तो तुम्हारी रिलेटिव उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। उससे पहले तक अगर टुवार्ड्स थी तो उसके बाद अवे हो जाएगी। यानी जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी इंडिविजुअल वेलोसिटीज इक्वल हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है ये जो यूज होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, ठीक है। तो बेसिकली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के जो फंडामेंटल्स होते हैं दो ही होते हैं, एक तो मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन जो बेसिक लॉज है, और उसके बाद ये बात इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन पे रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है भाई, ठीक है। यस सर। इसी में एक पार्ट 2 है क्वेश्चन का, ये बताओ पार्ट 2, पार्ट बी लिख लो, इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज के व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। पार्ट बी ये है, इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज के व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल, हाफ एम यू स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू हाफ के स्क्वायर, तो ठीक है, तो एक्स आ गया u अंडर रूट 2m/3 के, नहीं, हाँ सही है भाई, बिल्कुल, हाँ u अंडर रूट 2m/3 के आएगा, है ना। सर हाँ सर आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कैसे किया? अरे कैसे कैलकुलेट करोगे, हाफ एम यू स्क्वायर करो। नहीं वो नहीं सर, फाइनल वाली सर, जैसे इनिशियली तो फाइनल वाली में मैंने ये यूज कर लिया कि देखो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी दोनों की सेम है ना, हाँ सर।
तो मैं ऐसे जब भी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम हमेशा ऐसा निकाल सकते हैं, हाफ इंटू नेट मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सर जो u/3 है यहाँ, हाँ वेलोसिटी दोनों का u/3 है ना, तो नेट मास क्या हो गया 3m हो गया, तो हाफ इंटू 3m इंटू u/3 का स्क्वायर। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, पुट कर दिया, वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, ओके। यस सर। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। हाँ, फिर दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पूछा, अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन। हाफ kx² से इक्वेट कर देंगे। बस ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, ऐसा मैं मान के चलूं। यस सर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। और जानते हो ये जो फंडा है वो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए नहीं, मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए भी यही फंडा लगाना है। ठीक है भाई, आपसे मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा जाए या मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा जाए, दोनों के लिए यही सेम फंडा लगाना है आपको। ठीक है, यस सर। ठीक है सर यस। यहाँ पर मैक्सिमम एक्सटेंशन u√2m/3 क्या होगा ना? हाँ, मैक्सिमम सेम ही होगा जो निकालोगे तुम। कितना निकाले थे अभी मैक्सिमम कंप्रेशन? u√2m/3 की। हाँ, यहाँ पे लेकिन देखो एक्चुअली क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन वाला पार्ट जो है वो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस डायग्राम के हिसाब से तो जब वो रिलैक्स पोजीशन में वापस आएगा तो कांटेक्ट छूट जाएगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर M1 को भी स्प्रिंग का एक एंड पे लगा देते तब ये मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन अल्टरनेटिवली चलता। इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो स्प्रिंग ब्लॉक आएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, यस सर। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, फिर कंप्रेशन कम होगा, रिलैक्स पोजीशन पे जैसे ही आएगा कांटेक्ट छूट जाएगा। यस सर। तो इसमें तो मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे कर देता, M1 ऐसे लगा देता फिक्स करके यहाँ पे, तब क्या होता, मैक्सिमम एक्सटेंशन आता है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन अल्टरनेटली आता है। ये एक्चुअली ऑसिलेशन होता है ये। यस सर। इफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड विद द ब्लॉक्स एट द एंड्स, ठीक है, देन एक्चुअली इट इज द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ब्लॉक्स। ये लिख लो नीचे स्टार मार्क बना के। इफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड विद द ब्लॉक्स एट द एंड्स, ठीक है, द मोशन इज एक्चुअली द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द ब्लॉक्स। ठीक है, वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन चलता रहता है, मतलब कंप्रेशन एक्सटेंशन चलता रहता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन सेम होते हैं। ठीक है भाई, सर ये कब होते हैं सिचुएशन? अगर दोनों एंड पे ब्लॉक को फिक्स कर दें तब, जैसे इसी क्वेश्चन में ये ब्लॉक लगा दिया और वेलोसिटी u दे दिया, तब क्या होता है? मतलब सर स्प्रिंग के दोनों एंड पे ब्लॉक्स चिपका दिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है सर। ठीक है, तब ये होगा। अगर एक एंड से आगे टकरा रहा है तब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, फिर जैसे रिलैक्स आएगा कांटेक्ट छूट जाएगा। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर दोनों एंड पे फिक्स होगा तब ऐसा होता चलता रहेगा। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो, एक तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। इसका फंडामेंटल जो है वो यही होता है, कंजर्वेशन मोमेंटम और कंजर्वेशन एनर्जी। क्लियर है? दूसरा होता है रिलेटिव मोशन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, लिख लो रिलेटिव मोशन ऑफ ब्लॉक्स। इसमें क्या होता है देखो मैं बताऊं, ऐसे रिलेटिव मोशन ऑफ ब्लॉक्स में ऐसे होते हैं। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री का रोल होता है। जैसे मान लो एक वेज शेप ब्लॉक है, ठीक, ऐसे है, दिख रहा है, म्यू इक्वल टू 0, यानी ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, ये ब्लॉक का मास कैपिटल M है। ठीक है, और यहां से हमने एक ब्लॉक को छोड़ दिया, इसका मास स्मॉल m है। कितना? और ये जो क्वार्टर सर्कुलर पार्ट है उसको मैं ऐसे मान के चल रहा हूं, राइट? सर सर्कुलर है, मतलब सर्कुलर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे इस बात से फर्क पड़ जाता है कि फाइनली जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल हो गया। ओके सर। मतलब यहाँ पे जो सरफेस का लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है लेकिन ज्योमेट्री बहुत ज्यादा बन जाती है। ठीक है, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो h दिया हुआ, कितना? h। हाँ सर तो सर हाँ, h वो ब्लॉक के ऊपर से है ना? ब्लॉक को छोटा माना है, स्मॉल m को मैं छोटा डायमेंशन का माना, उसका डायमेंशन काउंट पे नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, नहीं, कैपिटल एम का सर, कैपिटल एम का हॉरिजॉन्टल पार्ट के ऊपर से एम स्मॉल एम तक हाँ हाँ का बिल्कुल length। बिल्कुल। ये भी चाहो तो इसको भी थीम मान लो, बाकी बेसिकली वही है, डिस्प्लेस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक जो है वो h, ठीक है। स्मॉल एम का Okay. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h है, ठीक है भाई, यस ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर स्मॉल एम का वेलोसिटी v1 मान ले ग्राउंड फ्रेम में, तो जब ये ऐसे सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, तो जब ये ऐसे कांटेक्ट छोड़ रहा होगा तो ब्लॉक जब राइट की तरफ जा रहा हो तो वेज किधर जा रहा होगा, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो वेज का वेलोसिटी चलो मैं v2 मान लेता हूँ, क्या? यस सर। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन इन v1 v2 इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम? सर इंटरनल फोर्स है तो मोमेंटम सेम रहेगा। हाँ देखो, अभी जो ब्लॉक के बीच में नॉर्मल डायरेक्शन वो तो इंटरनल है, और ग्राउंड का जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, वो एक्सटर्नल है ग्राउंड का नॉर्मल डायरेक्शन। यहाँ जो ग्राउंड का नॉर्मल डायरेक्शन है वो वर्टिकल लग रहा है, किधर लग रहा है? वर्टिकल। वर्टिकल, वो एक्सटर्नल है, और दोनों के वेट हैं वो भी एक्सटर्नल है। सर वेट क्यों होगा? वेट तो ग्रेविटी लगा रही है ना उस पे, अर्थ लगा रही है ना, अर्थ तो हमारे सिस्टम का पार्ट ही नहीं। नहीं, सर आपकी वॉइस चली गई थी। मैं कह रहा हूँ कि अर्थ तो हमारे सिस्टम का पार्ट है ही नहीं ना। अच्छा हाँ ठीक है सर। तो अर्थ जो भी लगा रहा है वो तो एक्सटर्नल होगा ना, तो यहाँ पे वेट एक्सटर्नल हो गया, ग्राउंड का नॉर्मल डायरेक्शन भी एक्सटर्नल हो गया। यहाँ पे इंटरनल क्या क्या हुआ, जो नॉर्मल रिएक्शन हुआ। आपस में लग रहा है वो, हाँ सर। ठीक है, वो इंटरनल हो गया। और जो फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो क्या ये बताओ, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो किधर लग रहे हैं, वर्टिकल लग रहे हैं ना भाई। यस सर, और हमारा डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली है। हाँ, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसीडर करूं तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं सर। नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन किसी भी डायरेक्शन में करा सकते हैं कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल में करा सकते सिर्फ हॉरिजॉन्टल। हैं? हाँ, लिख लो यहाँ पे, इन दिस केस वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। इन दिस केस वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कई बार पूछेगा, वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन मोमेंटम इन एनी डायरेक्शन, सही है गलत है? सर गलत है। गलत है, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स वेट और नॉर्मल डायरेक्शन लग रहे हैं, लेकिन चूंकि उन सब का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, तो अगर मैं पूछूं वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये सही है कि गलत है, तो क्या बोलोगे? ठीक है भाई, क्या यस बोलोगे? सर, यहाँ पे निकालना क्या है? यहाँ पे सबसे पहले तुमको निकालना है, मतलब बहुत सारी बातें बतानी है हमको। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट द इंस्टेंट ऑफ सेपरेशन, यानी v1 by v2 बताना है। सर v1 फाइनली हो रही है उसकी। हाँ, v1 उसकी फाइनल वेलोसिटी और v2 उसकी फाइनल वेलोसिटी है, तो आपको रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट द इंस्टेंट ऑफ सेपरेशन बताना है। सर एनर्जी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो। अरे नहीं, एनर्जी वाली बात तो बाद में करेंगे, अभी तो तुम मुझे रेशियो ऑफ वेलोसिटी तो सीधा ऐसे ही बता सकते हो। सर Moment- कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। देखो यहाँ पे अगर मैं ये वेलोसिटी अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में ले रहा हूँ तो इसका जो मोमेंटम है वो हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया, मान लो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एम v1 और इसका हो गया माइनस कैपिटल एम v2, है ना, यस सर। इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? राइट। यस सर। क्योंकि जब मैंने सिस्टम को छोड़ा था तब तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम 0 था ना, हाँ सर। तो बाद में भी हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि मोमेंटम तो हम कंजर्व करा रहे हैं, राइट। Yes, sir. तो सर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम होगा। हाँ, स्मॉल एम v1 माइनस कैपिटल एम v2 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? यस सर। यानी अगर मैं तुमसे v1 v2 का रेशियो सर। पूछूं, हाँ सर स्मॉल एम का अगर ग्राउंड के हिसाब से देखें तो ग्राउंड के v1 हिसाब से से ही तो वेलोसिटी राइट में v1 जा देखा है रहा ना। है। यस सर, v1 से राइट में जा रहा है, तो v2 से कैपिटल एम उसे पीछे की तरफ खींच रहा है, तो v1 माइनस v2 नहीं होगा। अगर मैं v1 ग्राउंड फ्रेम में नहीं लेके रिलेटिव लेता तब v1 माइनस v2 होता,
या मैं ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी आ रही है ना उसी को v1 नाम दिया। अच्छा, ओके सर। ठीक है, यस सर। हेलो, हाँ दीदी गोड़ लगी, और क्या हाल? हाँ ठीक से खबर आज पता नहीं क्या एकदम ठीक तो नहीं भेला, कनिक हल्का कम बुझार वाले पहिने सल कोनो बद बेसी। हाँ अच्छा, कि हम क्लास में छी करी हम करू बाद में। ठीक है, तो करीब अखन हम 11 बजे तक फ्री रहते हैं। ठीक है, ठीक हाँ ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। स्मॉल m v1 माइनस कैपिटल M v2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत? Here you have to be assured about this point कि v1 is in velocity in what frame? ग्राउंड। Yes. तो यहाँ मैंने v1 v2 ग्राउंड फ्रेम में ही लिया। अगर मैं रिलेटिव लेता तब तुमने जो कह रहे हो वही सही हो जाता। तो यहाँ रिलेटिव मैंने लिया ही नहीं क्योंकि ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। ओके यस सर। हाँ, ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है भाई, ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन इतना आ गया, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में मुझे v1 चाहिए तो कैसे निकालें, या v2 चाहिए तो कैसे निकालें? सर जो ब्लॉक के पास एनर्जी होगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हुआ उसी के कॉस्ट पे आया ना काइनेटिक एनर्जी। यस सर। तो तो दूसरा सर इक्वेशन हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh हो जाएगा। हाफ एम v1 स्क्वायर पूरे हाँ, सिस्टम के लिए लगाना है भाई, इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए नहीं लगाना है। अच्छा हाँ अगर यस समझ में आया, ये गलती हो जाएगी अगर इंडिविजुअल ब्लॉक लगी, ये क्वेश्चन बनेगा दूसरा। ठीक है भाई, यस सर। यानी यहाँ पे दो अननोन, दो इक्वेशन हो गया, काम खत्म। समझ में आया? इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो ऐसे केस में जब ब्लॉक स्लाइड करके वेज के ऊपर से सेपरेट होता है तो कई बार आपको वेलोसिटीज वगैरह पूछे जाते हैं, तो कर लेंगे आप। तो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप कर लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन देखो सेम कॉन्सेप्ट के हैं, बट दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या, वहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी था तो उसको अकाउंट में लिया, और यहाँ पे नहीं था तो खाली ग्रेविटी का रोल था तो ग्रेविटी को ले लिया अकाउंट में। नहीं, जी सर। समझ में आ रहा है? यस सर। और ऐसे केसेस में अगर सब चीज डाल देंगे तो सबको करना पड़ेगा। नहीं, यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी का क्वेश्चन। ऐसे करना है, मतलब कॉन्सेप्चुअली तुमको देख लेना कि बाहर से अगर फोर्स नहीं लग रहा है कई बार, जैसे इसमें। अच्छा, इन दिस केस अगर मैं तुमसे पूछूं, एक तीसरे पहला पार्ट तो क्लियर हो गया, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, इसमें पार्ट बी लिख लो। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग दिस मोशन? बता सकते हो? What is the net displacement of center of mass during this motion? अगर मैं ये पूछूं तो क्या आंसर होगा? जीरो। जीरो नेट तो नहीं होगा सर, हॉरिजॉन्टली जीरो होगा। हाँ, हॉरिजॉन्टली जीरो होगा। और वर्टिकली कितना होगा? सर स्मॉल mh डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल। यस, बिल्कुल सही। यानी ये देखो बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है। यहाँ पे सेंटर मास कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है लेकिन वर्टिकल है। तो वर्टिकल क्यों है? बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन हम ये नहीं बोल पाएंगे कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। ठीक है ना भाई? यस सर। तो सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैसे करोगे बताओ? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बिल्कुल सही। तुम्हारा नाम क्या है? सर कास्पेल। अच्छा, कास्पेल, यही नाम है ना? हाँ हाँ हाँ, देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बताओ, स्मॉल एम का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है भाई? h एच। और कैपिटल एम का? जीरो। जीरो।
तो सेंटर मास के डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाओ, स्मॉल m into h प्लस कैपिटल M into 0 बाय नेट मास। ठीक है, इसे क्लियर है? सर रिपीट करना 1 मिनट सर। स्मॉल m का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है बताओ तुम, सर h और कैपिटल M का 0। 0। तो अगर दो पार्टिकल सिस्टम है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो सेंटर मास का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना जानते हो कि नहीं? हाँ सर। क्या फॉर्मूला होता है? सर mh प्लस m0 अपॉन m। हाँ, तो यहाँ पे अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो लिखेंगे स्मॉल m into h प्लस कैपिटल M into 0 बाय टोटल मास। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया? h अपॉन m प्लस कैपिटल m। हाँ, और यही नेट है क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो हो ही नहीं रहा, पता ही है, तुम्हें तो बताया था। यस सर। बस हो गया आंसर। ठीक है, जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वही नेट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ओके डन। यस सर। समझ में आ गया बात? ठीक है भाई, यस सर। आगे बढ़े हैं। हाँ सर। ओके, ठीक है ना भाई? यस सर। ओके नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है भाई, अब देखो, अब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के बहुत सारे प्रेजेंटेशन होते हैं, तुम चाहो तो मैं होमवर्क के लिए दे दूं 1-2। यस सर। ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, करके लाना। ठीक है भाई, इसे देखो। A ring of mass m can freely move on a frictionless horizontal rod. ठीक है, a ring of mass m can freely move on a frictionless horizontal rod. ठीक है भाई, यस सर। ये रिंग है, दिख रहा है रिंग? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, रिंग ऑफ मास m कैन मूव freely on a frictionless horizontal rod. ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, the ring is joined to a horizontal string of length L. ठीक है, which connects a block at other end. of same mass. ठीक है, ठीक है भाई? यस सर। हाँ, the system is released from rest as shown in the diagram. इसी पोजीशन से रिलीज किया, क्या होगा बताओ? पेंडुलम वाला मोशन भी होगा। हाँ, अच्छा, रिंग फ्री है मूव करने के लिए, वो तो देख ही रहे हो ना? यस सर। फिक्स नहीं है रिंग। रिंग इज नॉट फिक्स टू द रॉड, फ्री टू मूव है। हाँ सर, तो मूव भी करेगा और वो पेंडुलम मोशन भी हाँ, करेगा। तो मेरा क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिंग ड्यूरिंग दिस मोशन? What is the maximum velocity of the ring during this motion? Same concept का प्रॉब्लम, ये होमवर्क है, करके लाना, अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है भाई? यस सर। हाँ, दिस इज होमवर्क, यू हैव टू गेट इट सॉल्व इन द नेक्स्ट इसमें क्लास। ऑसिलेटरी लगेगा? हाँ लगेगा बिल्कुल, इधर से उधर आएगा, उधर से उधर, ऐसे चलता रहेगा ये मोशन। ऐसे आके फिर वर्टिकल हो जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, फिर उधर जाएगा वो, ऐसे जाके रुक जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, यस। तो मेरा क्वेश्चन यही है, अब दोनों मास मैंने सेम दे दिया तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रह रहा है, अभी जो क्वेश्चन किए थे उसी का कॉन्सेप्ट है, और केयरफुली करोगे तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा तुमसे। ठीक है, इट्स ए गुड क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क है तुम्हारे लिए। ठीक है, ओके। यस सर। तो दिस इज द क्वेश्चन 1 फॉर द होमवर्क। मैं आज 5 क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग करके लाना। ठीक है भाई? यस सर। ओके, ये हो गया। अब हम लोग कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग आते हैं
कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स पे, ठीक है भाई, राइट। ये बताओ इम्पल्स होता क्या है? large force in a very short amount of time is applied. हाँ, तो वो इम्पल्स क्या करता है? हाँ, जब कोई बड़ा सा फोर्स बहुत छोटे से इंटरवल के लिए लगता है तो उसको इम्पल्स करते हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। Yes. यानी इम्पल्स को अगर मैं वेक्टर आई लिखूं तो वेक्टर आई इज इंटीग्रल एफ डी टी, ठीक है, दैट इज व्हाट एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, राइट, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। Yes, sir. हाँ, तो इम्पल्स वेक्टर इज इंटीग्रल एफ डी टी, दैट इज एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इज दैट क्लियर? Yes, अरे sir. किसी का आवाज आ रहा है बार बार लगातार, खास पहले तुम्हारा आ रहा है क्या? Sir, मेरा म्यूट है. तुम्हारा म्यूट है, किसका आ रहा है बार बार आवाज? मेरा आपका आ रहा है क्या? तो मेरा भी म्यूट है सर। अच्छा, तो ऋषिक तुम्हारा आ रहा है आवाज? नहीं सर, पता नहीं, मैं इसमें तो आवाज mute- आ रहा है बार बार, तुम लोग को नहीं फील हो रहा है? नहीं सर, मार लो No, तो। sir. अच्छा, तो मुझे क्यों आ रहा है बार बार आवाज, जबकि अच्छा नहीं, ठीक है, चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर? सर ये फिर से बता दो। मैं कह रहा हूँ इम्पल्स क्या होता है। अभी तुमने कहा कि जब छोटे से छोटा सा फोर्स बड़ा फोर्स छोटे टाइम के लिए लगता है तो इम्पल्स बोलते हैं ना भाई। यस सर। तो तुम जानते हो एफ होता है डीपी बाई डी टी, यानी एफ को टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आएगा ना। या इम्पल्स को मैंने आई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज इक्वल टू दिस एंड दैट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। कोई दिक्कत है? सर नहीं समझ आया कैसे आया उस पे अरे रिजल्ट। भाई एफ क्या होता है? एफ डीपी बाई डी टी होता है। हाँ सर, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। हाँ, तो डीपी बाई डी टी को टाइम के साथ अगर इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम ही आएगा ना। यस सर, हाँ ठीक है तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी होगा ना, किसी पार्टिकल के लिए मान लो इम्पल्स लगाएंगे। सर। यस सर, यस। इसी को बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, और इम्पल्स अगर ग्राफ में देखें तो इम्पल्स इज एरिया ऑफ एप्टी ग्राफ, ये भी लिख लो। इम्पल्स इज व्हाट? एरिया ऑफ क्या? सर मोमेंटम ग्राफ। FT graph. हाँ, फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे बस जस्ट मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ इस चीज को इलस्ट्रेट करने के लिए, सो यू गेट इट सॉल्व, ठीक है। तो ऐसे मैंने ग्राफ दे दिया, ठीक है भाई, राइट। impulse momentum, so ft graph is shown like this, ठीक है, force for a force acting for interval t naught, दिख रहा है? दिख रहा है? on a particle of mass m, ठीक है, and Yes, sir. initial velocity u कितना है? U. And f naught is given as m u naught by t naught, ये दिया हुआ है मुझे, कितना है? Sir, mu by t, सॉरी, हाँ बोलो बोलो बोलो। यही पूछना था सर, U not or U. हाँ, एफ नॉट इक्वल टू एम यू बाई टी नॉट दिया हुआ है, ठीक है। ये एफ टी ग्राफ है, दिख रहा है क्या? ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया गया है? U. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? यू।
ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। दिस इज मतलब दिस इंपल्स, दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m whose initial velocity is u। ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। मेरा बेटा आज आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? आ रहा है सर? आप सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, बताओ। अभी ध्यान से सोचना है। कई बार ना हमको क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो होते तो आसान है, बट चीजों को कई बार रिलेट करना पड़ता है। अब तुम सोचो यहाँ पे मैंने इंपल्स पढ़ाया, चेंज इन मोमेंटम पढ़ाया, अब सीधा मैं वर्क डन बाय दिस फोर्स क्यों पूछ रहा हूँ? वर्क डन चेंज इन वो है काइनेटिक एनर्जी, तो उससे हम मोमेंटम से कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल। तो हम लोग इंपल्स से फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल के आंसर बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही करो। और मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया है कि अल्टीमेटली सब कुछ जो है तुम्हारा mu के टर्म में आ जाएगा। E square by 2m होगा सर, इक्वल टू। हाँ, यहाँ पे देखो इंपल्स कितना हुआ हमारा, ग्राफ जो दिया उससे इंपल्स कितना आया? mu नहीं, mu/2 आएगा ना भाई। अच्छा नहीं नहीं, हाँ हाँ हाफ भी होगा ना, mu by ये 2। जो ft ग्राफ का एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा ना। यस सर, वो मैं हाफ में मल्टीप्लाई करना भूल गया। हाँ, तो ये हो गया हाफ इंटू f0 इंटू t0, और f0 t0 है mu, यानी इंपल्स हो गया हमारा mu/2। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी m इंटू फाइनल v माइनस u। So solving it, I'm getting v is equal to what? 3u/2। ठीक है भाई? हाँ, तो 3u/2 आ गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी m/2 v square minus u square, that's it। So we get it solved। m/2 v क्या है? 3u/2 है, तो m/2 u square आ ही गया, तो 9। आपने ये क्या किया है, v is equal to 3u/2? अरे चेंज इन मोमेंटम आ गया ना, इनिशियल वेलोसिटी भी तो u दिया हुआ ना। अच्छा तो m into v minus u is equal to impulse mu/2, तो v 3u/2 आ गया ना भाई। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो mu स्क्वायर तो कॉमन आ गया, v हो गया हमारा 3, तो u क्लियर है। 3/2, तो ये हो गया कितना? 9/4। ठीक है ना भाई? हाँ सर, और 9/8। हाँ, 9/4 माइनस ये कितना था? u था, तो ये 1 ही हो गया, तो 9/8 mu स्क्वायर, यही आंसर आया। और दिस वाज आल्सो गिवन बाय 9/8 mu स्क्वायर। यार ये 5/8 mu स्क्वायर कैसे आ गया भाई? 5/8 आएगा। हाँ, 5/8 आ गया। ठीक है, 5/8 mu स्क्वायर आ गया, बिल्कुल सही, करेक्ट। ठीक है ना भाई? यस सर। सबको आ रहा है समझ में? तो इस तरह से कई बार मतलब घुमा के क्वेश्चन होते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप केयरफुली देख लेंगे, कर लेंगे। ठीक है भाई? तो इंपल्स का एक तो फॉर्म ही आ गया। दूसरा आता है कि इंपल्स को हम फिजिकली कैसे विजुलाइज करें प्रॉब्लम में, राइट? तो हाउ टू विजुलाइज द इंपल्स फिजिकली इन द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इंपल्स में हमेशा ये देखना है कि चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स जनरेट करता है। बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें कई बार हमको थोड़ा सा अलर्ट होकर सॉल्व करना पड़ता है। जैसे इंपल्स बाय स्ट्रिंग इन केस ऑफ ए पुली सिस्टम। जैसे ये है, मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। ठीक है, मान लो एक ब्लॉक है। ठीक है, ये 2m मास का ब्लॉक है, इट्स लाइंग ऑन ए फ्लोर, राइट? ठीक है, और यहाँ मान लो ये ब्लॉक है m मास का, ये हैंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है भाई? यस सर। ये 2m मास का ब्लॉक है जो कि फ्लोर पे लाई कर रहा है, और जो m मास का ब्लॉक है वो फ्रीली हैंग कर रहा है। ठीक है भाई? ठीक है, तो लाइटर ब्लॉक इज मूव्ड अप बाय डिस्टेंस h एंड रिलीज्ड, यानी ये मेरा टाइम जीरो का डायग्राम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सर ये समझ नहीं आया मेरे को, क्या सेटअप क्या है? डायग्राम समझ में आ रहा है?
नहीं सर, ये वॉल फ्लोर है नीचे उसके 2M के। 2M के नीचे फ्लोर है, हाँ, और ये हैंग कर रहा है, ठीक है। ये पुली वॉल से मतलब सीलिंग से फिक्स्ड है, छत से फिक्स्ड है। ये 2M से एक स्ट्रिंग गई और नीचे एक ब्लॉक को, उधर ब्लॉक को हैंग कर रही है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो हैंगिंग ब्लॉक को h हाइट ऊपर ले आके छोड़ दिया, ठीक है। ओके, यस सर। हैंगिंग ब्लॉक इज टेकन टू हाइट h एंड रिलीज्ड। समझ में आ रहा है? यस सर। यानी स्लैक हो गया होगा। हाँ सर, और फिर वो नीचे आएगा वापस। हाँ, हैंगिंग ब्लॉक इज टेकन टू हाइट h एंड रिलीज्ड, ठीक है। ओके, यस सर। स्ट्रिंग को आइडियल मानना है, मतलब इनएक्सटेंसिबल मानना है, ठीक है। क्वेश्चन है, with what velocity 2M will leave the floor? क्वेश्चन है, with what velocity 2M will leave the floor? 2M फ्लोर को किस वेलोसिटी से छोड़ेगा, ये बताना है। With what velocity 2M will leave the floor? 2M मास का जो ब्लॉक है वो फ्लोर को किस वेलोसिटी से छोड़ेगा, ये बताना है। ठीक है भाई, राइट। यस सर। बताइए। So Sandeep is typing. इसमें आ रहा है। सर ये थोड़ा हिंट दे दो। हाँ, इसमें सर? ये बताओ कि जब ये ब्लॉक वापस आउट होगा, पहले ये सोचो कि पहला जो हमारा डायग्राम होगा वो कैसा होगा। अभी जब हम इसको उठाएंगे ऐसे, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है भाई। यस सर। तो वापस कब ये आउट होगा, जब इसी पोजीशन पे आएगा। हाँ सर, तो तब तक फ्री फॉल करेगा तो √2gh वेलोसिटी हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो इसकी जो टाउट होने से जस्ट पहले वेलोसिटी है वो कितनी है, √2gh। ठीक है। अब क्या होगा, सोचो जरा, फिजिकली विजुलाइज करो कि क्या होगा। सर ये तो फिर इसी वो वेलोसिटी से नीचे टेंशन जा, आएगा सर, टेंशन आएगा और थोड़ा सा ऊपर होगा 2M वाला ब्लॉक। हाँ मतलब टेंशन तो आएगा, लेकिन झटके से बहुत बड़ा टेंशन आएगा, यानी इंपल्स क्रिएट होगा। यस सर। और ये ब्लॉक तो इसी वेलोसिटी से नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन अब इसके ज्यादा नीचे ये नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि जब तक स्ट्रिंग के साथ लगा हुआ दूसरा ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा, ये अब इसके नीचे नहीं जा सकता। यानी झटके से स्ट्रिंग क्या करेगा, एक झटके से बहुत बड़ा इंपल्स जनरेट करेगा, ठीक है भाई। यस सर। क्या करेगा, सर इम्पल्स फॉर्म होगा। हाँ, तो मान लो ये इंपल्स आई लग रहा है क्या,
तो इम्पल्स तो क्या होता है, टी डी टी होता है। अरे मतलब यहाँ पे तो टेंशन का ही इम्पल्स है ना भाई। यस तो अगर इस ब्लॉक पे ऊपर लग रहा है तो इस ब्लॉक पे किधर लगेगा, अपवर्ड। हाँ, यानी ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पे दोनों पे जो इम्पल्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। यानी ये ध्यान दो, ये इंटरनल इम्पल्स नहीं है क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है, दोनों पे एक ही तरफ लग रहा है। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, तो हम दोनों का अलग अलग इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन बना के करेंगे। टाउट हो जाने के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी भी v होगी, यस सर। क्योंकि स्ट्रिंग के टाउट हो जाने के बाद तो दोनों तरफ स्पीड सेम ही होगी ना भाई। हाँ सर। हाँ, तो अब बताओ इसका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बना स्मॉल m का, ये बन गया, अगर मैं इसके लिए डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लूं तो इक्वेशन क्या बना है, m root 2gh is equal to I dt। mv माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई। यस सर। नहीं आ रहा समझ में। हाँ सर। और 2m का क्या बना, इसके लिए अगर अपवर्ड को पॉजिटिव मान ले तो दोनों ब्लॉक के लिए अलग अलग डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके लिए क्या बनेगा 2m के लिए, टू एम इंटू वी माइनस जीरो इक्वल टू आई। यस सर। यहाँ अपवर्ड को मैंने पॉजिटिव मान लिया। अभी आप अगर 9 डाउनवर्ड को भी पॉजिटिव मान लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, तो इक्वेशन तो वही बनता है ना भाई। सर माइनस आई क्यों है उस वाली में, ऊपर वाली में? ऊपर वाले में मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया था डायरेक्शन, इस वाले में m के लिए मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया ना, अच्छा ठीक है। तो इम्पल्स ऊपर लग रहा है माइनस आई। और 2m के लिए जब मैंने इक्वेशन बनाया तो मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया। तुमको ऐसे कैसे ये मैं कर सकता हूँ, अगर अलग अलग बॉडी के लिए हम लोग फोर्स का इक्वेशन या मोमेंटम का इक्वेशन बनाए तो अलग अलग डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। और अगर तुमको कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम उसको नीचे का भी पॉजिटिव लेके कर लोगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, अल्टीमेटली इक्वेशन वही रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। नाउ योर जॉब इज जस्ट टू सॉल्व, सो टेल मी द आंसर। अरे आई को हटा दो और सॉल्व करके बता दो क्या गया, क्या गया जल्दी से बताओ। हाँ सर, एक मिनट सर, ऐड कर रहे हैं कोई। सॉल्विंग इट, आई एम गेटिंग v इक्वल टू v नॉट बाई 3। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, मेरा भी आ रहा है v0/3। हाँ, यानी v नॉट बाई 3 तो अंदर, 2gh/3। हाँ, आंसर इज फाइनली √2gh/3। ठीक है, समझ में आया? सर तो इम्पल्स को हम फोर्स की जगह टेंशन की जगह लिख देंगे। फोर्स की जगह नहीं, इंटीग्रल टी tension। डी टी है, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम करोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन से मत इक्वेट कर देना, हाँ ठीक है सर। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है भाई? यस सर। हाँ, तो इस तरह से इम्पल्स ऐसा फोर्स होता है जो झटके से लग के सब्सटेंशियल चेंज इन मोमेंटम ले आता है, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। और एक खास बात और ध्यान देना है, जब इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है तो स्टेडी फोर्स को इग्नोर करते हैं। स्टेडी फोर्स किसको बोलते हैं? जो झटके से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता है उसको हम लोग स्टेडी, जैसे वेट स्टेडी फोर्स है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स बड़ी वैल्यू, ऐसा कोई भी फोर्स जो झटके से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता है उसको नॉन इम्पल्सिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर मतलब मैं समझा नहीं। ऐसा कोई फोर्स जो झटके से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता है। सर एग्जांपल? एग्जाम्पल जैसे वेट हो गया, तो वेट की वैल्यू तो फिक्स है, हमेशा वही रहेगी। नहीं सर लेकिन जैसे इस केस में अगर हम वेट टांग लेते स्ट्रिंग से, तो उसका भी मास अकाउंट में लेते हैं ना, लेकिन जब झटका से इंपल्स लगता तब हम वेट का इंपैक्ट नहीं लेते हैं। मतलब सर mg का? हाँ हाँ ठीक है सर, फिर तो सर चेंज इन मोमेंटम वाला आ ठीक है। गया। इसी तरह से हर वो फोर्स जो झटके से अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, वो कैसा फोर्स है? नॉन इम्पल्सिव। हाँ, तो जब भी इंपल्सिव फोर्स लगता है नॉन इंपल्सिव फोर्स का इंपैक्ट नहीं लेते। स्टार मार के लिख दो,
those forces which cannot take suddenly large values are called non-impulsive. ठीक है? Those forces which cannot take suddenly very large values are called non-impulsive. हाँ. Sir, Those दोनों- forces which cannot take suddenly the very large values are called non-impulsive. ठीक है? अब दूसरी बात, एग्जाम्पल लोगों कैसे, वेट, स्प्रिंग फोर्स. ठीक है? सर हाँ. नॉर्मल फोर्स कैसे होगा? नॉर्मल फोर्स दोनों तरह से हो सकता है, इम्पल्सिव भी, नॉन इम्पल्सिव. जैसे कोलिजन वगैरह में नॉर्मल फोर्स इम्पल्सिव हो जाता है. अगर नॉर्मल रिएक्शन खाली वेट से क्रिएट हो रहा है तो नॉन इम्पल्सिव होगा. ठीक है? जी सर. जैसे मान लो एक ब्लॉक आया, ऊपर से नीचे गिरा, जब वो फ्लोर को हिट करेगा उस समय का नॉर्मल रिएक्शन कैसा हो जाएगा? इम्पल्सिव. लेकिन अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है फ्लोर पे तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा है? नॉन इम्पल्सिव. तो नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव भी हो सकता है, नॉन इम्पल्सिव भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है. उसी तरह से फ्रिक्शन जो है वो अगर इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन से क्रिएट हो रहा है तो इम्पल्सिव हो सकता है, लेकिन नॉन इम्पल्सिव से क्रिएट हो रहा है तो नॉन इम्पल्सिव. हाँ. ठीक है? ये बात भी लिख लो. तो इन जनरल नॉन इम्पल्सिव फोर्स कौन कौन से हैं? टेंशन. नहीं, टेंशन तो इम्पल्सिव है. जैसे इस क्वेश्चन में इम्पल्स के लिए तो सॉल्व किया हम. झटके से टाउट होगा तो टेंशन इम्पल्सिव हो जाएगा ना. यस सर. तो नॉन इम्पल्सिव कौन कौन से हुए? वेट, स्प्रिंग फोर्स. हाँ. ठीक है. ओके. ठीक है. और उसके बाद नीचे लिख लो. ठीक है. सर हाँ. सेंट्रीपिटल फोर्स जब कैसे होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, यस. ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, राइट, यस सर. हाँ, वो फोर्स तो होता ही नहीं, वो रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स होता है. यस सर. सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ इज नॉट फोर्स. जैसे मान तो लो, pseudo force है. नहीं सूडो फोर्स नहीं, वो एक अलग कहानी है. एक तो अलग सूडो फोर्स centrifugal है. रोटेटिंग फ्रेम में Yes. सूडो फोर्स एग्जिस्ट करता है. सूडो फोर्स तो रियल फोर्स है ही नहीं. हाँ सर. तुम लोग को आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है. No, अभी आ रही है ना आवाज? यस सर. जैसे कोई न्यूज वगैरह चल रहा हो कहीं पे. नहीं सर. क्लियर है. पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि न्यूज वगैरह चल रहा है, आवाज आ रही है. जैसे पीछे किसी ने कोई टीवी भी ऑन कर रखा हो. हाँ, बंद हो गया. ठीक है. no. चल, हाँ ठीक है. देखो भाई, क्या कह रहे थे हम, क्या बात कर रहे थे हम लोग? सर रिक्वायरमेंट है Impulsive force. centripetal. हाँ, मैं ये बोला था. सुनो, सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की बात अगर हम लोग करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? आपको सर्कुलर मोशन करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. Yes यस sir. सर. जैसे कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. Yes sir. इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? Nuclear स्टैटिक force. फोर्स है. तो सबसे पहली बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स. कोई नहीं कोई रियल फोर्स होता है जो ये काम करता है. Yes sir. Yes sir. समझ ठीक है. गया. Yes, तो आपको बेसिकली उस रियल फोर्स की बात करनी पड़ेगी. वो रियल फोर्स क्या है जो ऐसा काम करता है. जी सर. ओके. तो मैं ये कह रहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा था कि नॉन इम्पल्सिव फोर्स ऐसे अगर हम लोग देखें डायरेक्टली तो दो ही हैं, वेट और स्प्रिंग फोर्स. बाकी नॉर्मल रिएक्शन जब झटके से कोलिजन होता है तो नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव हो जाता है ना. और Yes sir. फ्रिक्शन की बात करें तो दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव. अगर फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है नॉन इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन से तो फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव है. और अगर इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है तो इम्पल्सिव हो जाता है. ठीक है. इज दैट क्लियर? Yes sir. लिखो, इस बात को लिख लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि प्रॉब्लम में जब अप्लाई होता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. लिख लो. ठीक है. इफ फ्रिक्शन इज क्रिएटेड बाय non-impulsive normal reaction,
it is non-impulsive. If friction is created by non-impulsive normal reaction, it is non-impulsive. if friction is created by non-impulsive normal reaction, it is non-impulsive. हाँ, फ्रिक्शन जब नॉन इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन से क्रिएट होता है तो नॉन इम्पल्सिव होता है। सर लेकिन मेरे को अगर अभी impulsive- समझ नहीं आया सर कि पता कैसे लगाएंगे कि इम्पल्सिव होगा कि नहीं। क्यों नॉर्मल रिएक्शन तो पता चलेगा ना भाई, मतलब सरफेस को कोई ऐसा झटके से फोर्स नहीं लग रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर। नहीं फ्रिक्शन नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ सर कि फोर्सेस नॉन इम्पल्सिव होंगे कि अरे नहीं। वो फिजिकली विजुअलाइज करना पड़ेगा, झटके से अगर कोई बड़ा वैल्यू लेगा तो इम्पल्सिव हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में कैसे मैंने पता लगाया कि स्ट्रिंग टेंशन इम्पल्सिव है? सर विजुअलाइज करके। हाँ, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो सर आप इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन देंगे तो शायद। सर मेरे को वेट वाला वो मास वाला समझ नहीं आया, जो वेट वाला। अरे भाई किसी ब्लॉक का मास अगर mg है तो हमेशा mg रहेगा ना, वो ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं सर। वेट का मतलब क्या होता है? अर्थ जिस फोर्स से पुल कर रही है, हाँ सर। अर्थ जिस फोर्स से पुल कर रही है उसको उसी फोर्स से पुल करेगी ना। यस सर। तो वैल्यू चेंज करेगा क्या वो? नहीं सर। तो फिर कैसे इंपल्सिव होगा? इंपल्सिव का मतलब ही हुआ ना, अगर कोई फोर्स झटके से बहुत बड़ा वैल्यू ले ले और सिग्निफिकेंट मोमेंटम चेंज ले आए तो। ठीक है सर हाँ आप एक और क्वेश्चन दे सकते हैं इसी तरह का। हाँ हाँ, मैं दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, उस पर थोड़ा विजुअलाइज करना। ठीक है, जी अभी मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर प्रॉब्लम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे है, ये एक फ्लोर है। ठीक है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस पे 3 ब्लॉक लाई कर रहे हैं, दिख रहा है क्या? यस सर। सभी के मास सेम है, ए बी सी। ठीक है भाई, इनिशियल इनके बीच का डिस्टेंस छोटा मानना है इनको, मतलब ब्लॉक को, या यूं मान लो ये डिस्टेंस L/2 है। ये डिस्टेंस कितना है? और ये डिस्टेंस भी L/2 है। ठीक है भाई, और Yes. इनके बीच में ना ए बी से कनेक्टेड है विद द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, और बी सी से कनेक्टेड है विद द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। सर टॉट नहीं है स्ट्रिंग्स। अभी स्टाउट नहीं है, स्लैक है स्ट्रिंग। ठीक है, यस सर। masses of all blocks is m। ठीक है, और टाइम 0 पे हमने a को वेलोसिटी दे दी u। क्या दे दी? क्या दे दी? यू। while other blocks are at rest। ठीक है, यस सर। ठीक है, यस और फ्रिक्शनलेस सरफेस, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन एनीवेयर, दैट इज गिवन। ठीक है, यस। इसको स्ट्रिंग 1 नाम दिया हुआ है, इसको स्ट्रिंग 2 नाम दिया हुआ है, राइट? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपल्स बाय स्ट्रिंग 2 व्हेन इट बिकम्स टॉट। जब स्ट्रिंग 2 टॉट होगा तो स्ट्रिंग 2 कितना इंपल्स लगाएगा, ये बताना है। बताओ, व्हाट इज द इंपल्स बाय स्ट्रिंग 2 व्हेन इट बिकम्स टॉट। जब स्ट्रिंग 2 टॉट होगा तो कितना इंपल्स लगाएगा, ये बताना है। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है?
हाँ सर, मैंने रिजॉइन किया है सर, मेरा नेट इशू था सर। क्वेश्चन में क्या करना है हमें? क्वेश्चन में देखो 3 ब्लॉक हैं, सबके बीच का सेपरेशन L/2 है, स्ट्रिंग का लेंथ L है, ठीक है। यस सर। हाँ, ये डायग्राम है टाइम जीरो का, दिखाया जैसा स्क्रीन तो दिख रहा है ना तुम्हें। हाँ सर। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब सेकेंड स्ट्रिंग टॉट होगा तो कितना इंपल्स लगाएगा। व्हाट इज द इंपल्स बाय स्ट्रिंग 2 व्हेन इट बिकम्स टॉट। सर यू बहुत तेजी से हमने दिया। हाँ, यू दे दिया, यू के टर्म में ही आंसर आएगा तुम्हारा। हो गया। सर हाँ स्ट्रिंग मासलेस होगा ना? हाँ, वो तो आइडियल मान के चलना है, कुछ नहीं दिया होता स्ट्रिंग को आइडियल मानता है, आइडियल स्ट्रिंग हमेशा मासलेस होता है, ठीक है। If nothing is given about string, you have to consider the string to be ideal. Ideal string is always massless and inextensible. ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है। सारे ब्लॉक का मास सेम दिया हुआ है। अच्छा ये तो पहले कौन टॉट होगा, 1 की 2? सर 1 होगा। 1 होगा। तो सोचो जब 1 टॉट होगा उसके बाद तो ए और बी साथ साथ जाएंगे ना भाई। यस सर। अच्छा, तो सी कब चलेगा? सर जब सेकंड वाली एल लेंथ की टॉट हो जाएगी। हाँ, अतः जब सभी टॉट हो जाएंगे तो सभी एक कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे। यस सर। यस सर। व्हाट विल बी दैट कॉमन वेलोसिटी? यू। अरे यार, हमने तो यू ए को दिया था ना भाई, तो मोमेंटम तो पूरे सिस्टम का कंजर्व रहेगा ना इसमें तो। अच्छा हाँ हाँ, यस सर यस सर यस सर। तीनों को अगर मैं सिस्टम मान लूं तो ये जो भी इंपल्स है वो तो इंटरनल है ना। क्या सर यू बाई 3 से चलेगा। एम यू बाय? यू सर यू बाय 3 से चलेगा। बिल्कुल सही। तो अगर मैं पूछूंगा कि जब ये टॉट होगा तो कितना इंपल्स लगेगा तो क्या आंसर होगा? सर बी पे। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग 2 का इंपल्स कितना होगा। यस सर बी पे। वो चाहे तुम बी को लो चाहे सी को लो, किसी पे भी लो, सर इंपल्स तो एम सेम। यू बाय 3। कितना आंसर आया? एम यू बाय 3। यस, तो हो गया खत्म। जब 2 स्टार्ट होगा उस समय का इंपल्स अगर I2 मान ले तो I2 विल बी mu by 3। नहीं, इस पे आगे लगेगा I2, इस पे लगेगा पीछे। यस सर। नहीं, यस सर। हाँ सर वैसे बी पे भी इंपल्स लगेगा शुरू में जब वो होगा टॉट। हाँ, बी पे इंपल्स तब लगेगा जब बी ए बी वाला स्ट्रिंग टॉट होगा। हाँ सर, तो सर उसकी वैल्यू क्या होगी? वो बताओ तुम। सर एम यू बाय 2। बिल्कुल सही, mu by 2। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, पता है जब स्ट्रिंग 2 टॉट होगा तब भी स्ट्रिंग 1 एक इंपल्स लगाएगा। कैन यू टेल मी दैट? सर क्या था? When string 2 becomes taut, then again string 1 exert impulse. What is that impulse? सर स्ट्रिंग 1 करेगा फिर से इंपल्स। फिर से impulse लगाएगा, पहले तो लगाएगा ही और दूसरी बार फिर तब लगाएगा जब string 2 taut होगा। सर सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, मतलब वो तुम किस ब्लॉक को देख रहे हो उस हिसाब से करोगे। सर जब वो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी उसकी वजह से हाँ एम यू बाय 2 से यू बाय 3। बिल्कुल सही। तो सर u2 माइनस यू बाय 2 माइनस यू बाय 3 इंटू एम होगा। हाँ, तो कितना आया? mu by 6। यस सर यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है? तो यस ऐसे सर। impulse के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरीके से कर लोगे ना। यस सर। जी सर। अच्छा,
अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि इम्पल्स हमेशा स्ट्रिंग के वेलोसिटी के अलोंग हो सकता है इम्पल्स जो ब्लॉक का वेलोसिटी है उसके साथ कुछ एंगल भी बनाए। यस मतलब क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि इम्पल्स विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ मोशन। अगर इम्पल्स लाइन ऑफ मोशन के अलोंग नहीं एक्ट कर रहा है तो इम्पल्स सिर्फ जो है अपने अलोंग ही वेलोसिटी चेंज करता है। अपने लाइन के परपेंडिकुलर अगर कोई वेलोसिटी तो उसको चेंज नहीं करता है। ठीक है भाई, यस सर लिख लो इस बात को। Impulse will not have any impact perpendicular to its direction. Impulse will not have any impact perpendicular to its direction. ठीक है भाई? यस सर ओके, अब इस क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूं। देखो, हर बात जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी न किसी थ्योरी को रिलेट करती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी थ्योरी होती है जो नेचुरली विजिबल होती हैं और बहुत सारी को हमको एम्फसाइज करना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। अभी जो लाइन लिखा है उसी कॉन्सेप्ट का है। देखो, दो ब्लॉक बॉल हैं, फ्लोर पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, सर किस पे है? देखो, two small spheres each of mass m lie on a horizontal floor, ठीक है, joined with a string of length L। ठीक है, two small spheres each of mass m are lying on a horizontal floor joined with a string of length L। L Initial separation between the spheres is L/2। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, ओके। One of it is given speed v0 perpendicular to line of separation। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे लाई करें, फिक्सल फ्लोर है। One of it is given speed v0 perpendicular to क्या? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मेरे लिए। One of it is given speed v0 perpendicular to line of separation। क्लियर है? यस सर ठीक है, अब देखो दोनों का मास तो मैंने सेम दे दिया लेकिन नाम अलग अलग देना पड़ेगा ना भाई। इसका ए उसका बी नाम दे दिया। ठीक है, राइट। What is the speed of A and B just after the string becomes taut? सर तो अगर हॉरिजॉन्टली बॉल्स रखे हैं तो हम वर्टिकली उठा रहे हैं उसे। नहीं, ये टॉप व्यू है ना, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे ही रखे हुए हैं दोनों बॉल और हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे ही वेलोसिटी दिया है। तो सर परपेंडिकुलर मैं समझा नहीं वो क्या था। अरे तो परपेंडिकुलर तो उसी प्लेन में दे दिया ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर, ठीक है समझ ये गया। टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हो ना, नीचे कोई चीज हो रहा है, फ्लोर पे कोई घटना हो रही है, इवेंट हो रहा है। यस सर। ठीक है, मतलब ये द डायग्राम इज टॉप व्यू। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इस वर्ड को यूज करते हैं। टॉप व्यू का मतलब फ्लोर पे कोई चीज हो रहा है और ऊपर से देख रहे हो तुम। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो? अपार्टमेंट में रहते हो? कहाँ रहते हो? सर मेरा होम है सर, इंडिपेंडेंट। कौन से फ्लोर पे है? सर ग्राउंड। अच्छा, अब तो फिर नहीं होगा। तुम कहाँ रहते हो भाई खेसपाल? मैं घर में से कौन से फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर। अरे तुम तो सब ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हो। सर फर्स्ट फ्लोर भी है सर, तो फर्स्ट फ्लोर पे रह लेंगे। अच्छा, मान लो जैसे कोई मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं 9th फ्लोर पे रहता हूँ।
ठीक है, जी ओके। सर, जी सर, अच्छा, और कई बार ना जो ग्राउंड फ्लोर पे झगड़ा उगड़ा होता रहता है, ठीक है, ओके। जी सर, जैसे मेरे घर के सामने जो रोड है उस पे झगड़ा उगड़ा होता है, तो मैं ऊपर से देखता हूँ। तो झगड़ा करने वाले सारे लोग तो रोड पे ही होते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे ही होते हैं ना। यस सर, तो अगर मैं उनको देखूंगा तो इसको क्या बोलूंगा, वो एक टॉप दूसरे के व्यू, करीब आ रहे हैं, तो वो टॉप व्यू है, वही यहाँ पे है, ठीक है। तो यस ये जो सर, डायग्राम है वो टॉप व्यू है, समझ में आया। यस Yes, सर, sir. टॉप व्यू का मतलब कि समथिंग इज हैपनिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड इट इज viewed from above. सर बी का वेलोसिटी √3/2 v नॉट होगा, √3/2 v naught. v नॉट, एक मिनट, जिस समय ये टॉट होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टॉट होने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी तो इस तरफ है, सो आई विल टेक ऑफ दिस एंगल, ऐसे आ गया, ये थीटा है मान लो, आई नो दिस इज L/2, जैसे ये तो ये हो गया 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, बिल्कुल सही। थीटा हो गया 30 डिग्री, राइट। ये यस लॉजिक लगाया सर, ना। यस सर, और परपेंडिकुलर टू इट v0/2, हाँ भाई, देखो 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 देखो, बेसिक समझ में आ रहा है क्या। नहीं सर। देखो, इसको मैंने v नॉट वेलोसिटी दिया, तो ये क्या करेगा, इसी लाइन के लोग आगे आएगा। यस सर। कब तक, सर जब तक टॉट नहीं हो जाएगी। यानी जब टॉट हो जाएगी तो ये लेंथ L हो जाएगा ना भाई, अपने नेचुरल लेंथ पे जैसे आएगा टॉट होगा। यस सर। तो अभी ये झटके से इंपल्स लगाएगा, ऐसे अपने लेंथ के अलॉन्ग ऐसे लगाएगा, हाँ सर। और ये भी ऐसे लगाएगा, क्या भाई। हाँ सर। तो टॉट होने से जस्ट पहले जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग ये वाली जो वेलोसिटी है वो v नॉट cos 30 यानी √3/2 v नॉट है ना। सर 30 डिग्री कैसा है? और अच्छा ज्योमेट्री ठीक से है, समझ गया हाँ हाँ। तो ये आ गया 60, यस सर। तो ये आ गया 30 है ना, तो ये भी 30, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, नहीं आ रहा समझ में, समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो इस v नॉट का जो कंपोनेंट स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग आएगा वो कितना आएगा, v नॉट √3/2, हाँ v नॉट cos थीटा यानी v नॉट √3/2, क्लियर है भाई। यस सर। सर, हाँ, और इस तरफ सर, कितना आएगा, अभी टॉट होने से जस्ट पहले की बात करें, इस तरफ कितना आएगा, sin 30, यानी v नॉट/2, राइट। यस सर, समझ में आ रहा है सबको। हाँ, अब लोगों देखो, इंपल्स जो लगेगा इस पे ऐसे लगेगा और इस पे ऐसे लगेगा। इंपल्स लगने के बाद जो लाइन ऑफ स्ट्रिंग है उसके अलोंग तो वेलोसिटी सेम ही हो जाएगी ना दोनों की। मान लो यस इसकी सर, वेलोसिटी v है तो इसकी भी v हो जाएगी, क्या। जी सर, अरे भाई, जब टॉट हो जाएगा तो स्ट्रिंग के अलोंग तो वेलोसिटी कंपोनेंट बराबर हो जाते हैं ना। हाँ सर। यस सर, तो अगर इसकी v है तो इसकी भी v है, यस सर, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ स्ट्रिंग के अलोंग। यस सर। दोनों का मास सेम है तो वेलोसिटी आधी हो जाएगी। तो इसकी तो वेलोसिटी टॉट होने के बाद b की जो वेलोसिटी है ना टॉट होने के बाद, वो आ गई हमारी √3/4 v नॉट। क्लियर है सबको, यस सर। क्या भाई, क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ v इक्वल टू √3/4 v नॉट। क्लियर है सबको, नहीं है ये बात। सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन से आया ना सर, हाँ, मोमेंटम कंजर्वेशन करा दो या इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन से भी आ जाएगा। यस सर। इंपल्स मोमेंटम से लगाओगे तो ऐसे आ यस जाएगा, सर, यस सर, और m इम्पल्स माइनस m v नॉट हाँ √3/2 होगा, mv माइनस √3/2 v नॉट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस i, यस और सर, उसके लिए आ जाएगा i इक्वल टू mv। नहीं, इसको भी सॉल्व कर लो, वही आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्यों भाई। सर हम्म, i m v माइनस v नॉट होगा, माइनस नहीं वो तो √3, उसके लिए ना, a के लिए, और b के लिए तो i इक्वल टू अच्छा, mv हुआ। यस यस यस, तो i को मैंने रिमूव कर सोचा दो, यू आर आपका गेटिंग ऊपर v। वाला एक ही लिया है, हाँ, ऊपर वाला में फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी
yes, तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू माइनस आई कर दिया। yes sir, Clear है? समझ गया। सॉल्व करके देख लो, √3/4 v नॉट आई है ना v। यस सर, ये आएगा। तो जो b की वेलोसिटी हो तो v है खाली, डॉट होने की जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी पूरी ऐसी है ना। yes sir, हाँ, अब आते हैं ए पे। ए पे तो स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी तो यही आ गई, √3/4 v नॉट। ठीक है भाई, नहीं यार ये बात समझ में क्या, सर समझ गए। अलोंग द स्ट्रिंग तो इसकी वेलोसिटी यही है, लेकिन स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर क्या वेलोसिटी थी, v नॉट बाई 2 वो तो चेंज नहीं करेगा ना। नहीं करेगा। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नेट Exactly. वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर बीइंग टॉट, तो क्या बोलोगे तुम? Sir, v नॉट √3/4 I cap plus v नॉट बाई 2 j cap हाँ, यानी अगर वी नॉट हम कॉमन ले लें तो मैं लिख दूंगा √3/4 का स्क्वायर plus 1/, प्लस 1/2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? yes sir, बेसिक क्लियर है? यस सर। अभी मैंने क्या कहा, अगर कभी कोई इंपल्स लगता है तो इंपल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है क्या? नहीं सर। यानी टॉट होने के जस्ट बाद भी अगर मैं पूछूं स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर क्या वेलोसिटी है ए की, तो v0/2 ही रहेगी। यस सर। हाँ, तो अब बताइए क्या आंसर है, समझ में आया? yes sir। तो क्या आंसर आ रहा है? सर इसको सॉल्व करने के बाद हाँ, तो ये 3/16 आ गया, ये 1/4 आ गया, तो उसको 4 + 3 7/16 यानी √7/4 आ रहा है। ठीक है भाई, जी सर, समझ आया? तो इस तरह से इंपल्स के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ठीक है भाई, yes sir, ओके। इसी कॉन्सेप्ट का एक और प्रॉब्लम है, ये मैं तुमको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये करके लाना। ठीक है भाई, सर ओके। ये ऐसे है, देखो। सर 1 मिनट पीछे कर दो सर, मैं नोट कर दूं। करो। तो ये सब कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो अगर तुम ढंग से समझ जाओगे ना, yes sir, तो बाकी तुमको बस अपना दिमाग लगाना है बस। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम लोग अच्छा खासा एज ले लोगे दूसरों के ऊपर। ठीक है, एडवांटेज ले लोगे दूसरों के ऊपर। ठीक है, जी देखो पढ़ने का प्रिटेंशंस बहुत लोग करते हैं, बट एक्चुअल पढ़ाई कम ही लोग करते हैं, पता है तुमको? जी ज्यादातर लोग बस फॉर्मूला रटते रहते हैं बैठ करके। जिसको एप्लीकेशन आ गया उसको पूरा फिजिक्स आ गया। सर हो गया। अप्लाई करने की एबिलिटी डेवलप करनी है, वो आ गई, बात खत्म। ठीक है, फिर तो तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी मेहनत। ठीक है, आगे बढ़े। सर बस Yes, एक sir. दिक्कत होती है इसमें सर, जैसे क्वेश्चन में अभी सर फ्लूइड के भी कर रहा था सर, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। नहीं, आज देखो आईआईटी में ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो होते नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगा। तुमको कई बार ना इक्वेशन सॉल्व करते समय एक काम किया करो कि ऊपर से देख लिया करो कि जो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या अलग क्वांटिटी आ रही है, उनको सिंपलिस्टिक वे में लिखा करो। सर जैसे मैं एनसीईआरटी के फ्लूइड मैकेनिक्स अभी कर रहा था, हाँ, तो सर उसमें भी, और सर जो रिजिड बॉडी के भी हैं, जो ये स्ट्रेन और उसके क्वेश्चंस हैं सर, इनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो रही थी। एनसीईआरटी में एक्चुअली प्रेजेंटेशन थोड़ा गंदा है, लेकिन प्रॉब्लम सब तो इजियर ही है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नहीं सर, हाँ, कई प्रॉब्लम बार डिफिकल्ट नहीं है, अननेसेसरली कैलकुलेशन में। एनसीईआरटी में कई बार अननेसेसरली ऐसी वैल्यू दे देते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, वैल्यू ज्यादा कैलकुलेशन आ जाता है। हाँ सर, और सर उसमें काफी टाइम में वैल्यूज गलत होती हैं पीछे। हाँ, तो सर उसमें टाइम लॉस हो जाता है कई बार। हाँ हाँ सर, तो फिर उसका आंसर कहीं और देखना पड़ता है। हाँ, ये थोड़ा मोड़ा होता है, बल्कि एनसीईआरटी में आंसर तो गलत बहुत कम होते होंगे। नहीं सर, मैं क्योंकि जैसे अभी कर रहा था सर रिजिड बॉडी के, तो सर 3 क्वेश्चन मेरे को मिले जिनके गलत थे। अच्छा, 3 क्वेश्चन में आंसर गलत है क्या? हाँ सर। ओके, तो ऐसे मतलब रेयर होगा ये,
एक आध क्वेश्चन गलत होता है नॉर्मली एक चैप्टर में, इसमें ज्यादा गलत हो गया। और सर जो वैल्यूज होती हैं उसकी यंग्स मॉड्यूलस वगैरह की, वो सर हमें याद करनी होती है, कुछ उनकी गिवन होती है अरे IIT? नहीं, बिल्कुल याद नहीं करनी, वो गिवन होती। हाँ सर, प्रॉब्लम क्योंकि IIT में हमेशा गिवन होगा, तुमको याद नहीं करना उनको। हाँ ठीक है सर। ठीक है भाई, चलो तो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे दूं अब। हाँ सर। हाँ देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये ना एक छत है, ठीक है, और छत से एक स्ट्रिंग को फिक्स किया गया है और L लेंथ का स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को ऐसे करके यहाँ पे एक बॉल लगा दिया गया, ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग को ऐसे घुमा दिया गया। स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? L. और ये लेंथ L/2 है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. इनिशियली द लेवल ऑफ बॉल इज सेम एज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, Yes, sir. राइट? Right, sir. हाँ, अब हमने बॉल को छोड़ दिया, अब क्या होगा बताओ? नीचे पेंडुलम नहीं वो तो बाद में होगा, इनिशियली क्या होगा? सर इनिशियली फ्री फॉल होगा। फ्री फॉल होगा, बिल्कुल। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे क्वेश्चन इज व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट, क्वेश्चन लिखो, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट, just after the string becomes taut, okay, Yes, sir. what is the velocity of the ball? And what is the impulse by string when it becomes taut? The velocity of ball and Just after the string becomes taut, what is the velocity of ball and what is the impulse by string when it becomes taut? ठीक है, जब स्ट्रिंग टॉट होगा तो इम्पल्स कितना लगाएगा, ये पूछा है। सर इम्पल्स वो किस पे लगाएगा वैसे? दोनों पे ना, जिस पे भी और उस पे भी। हाँ तो बॉल किसी पे एक भी। पे लेते हैं ना, वो तो हमेशा स्ट्रिंग है तो दोनों तरफ लगाएगा ही लगाएगा ना। तो इम्पल्स जब पूछेंगे तो किसी एक पे लेंगे, नेट तो जीरो ही हो जाएगा। हाँ ठीक सर, है, तो हम उस पे ले लेंगे ना, क्या कहते हैं, बॉल पे ऊपर। बॉल पे ही विजुलाइज कर पाएंगे, उस पे तो बॉल पे तो डायरेक्टली कैसे विजुलाइज कर पाएंगे। ठीक है। हाँ। और क्या पूछा है? स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट।